बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में जो हमारे विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाला पेपर है, उसमें अपन स्विट्जरलैंड के संविधान की विविध आयामों की चर्चा कर रहे थे। और अभी जो पिछले व्याख्यान में मैं बता रहा था आपको, वो मौलिक अधिकारों, स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है काफी विस्तार से किया गया है। मैंने बताया था लगभग 30 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 7 से 36 तक इसका वर्णन किया गया है। उसमें कितनी विविधता, यानी कि इतनी व्यापकता है कि कोई ऐसा मानवीय व्यक्तित्व के विकास का आयाम नहीं होगा जो इन मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया होगा, है ना। और सामान्यतः जिनको हम मानव अधिकार कहते हैं, वो सारे के सारे मौलिक अधिकारों के रूप में स्विस संविधान में 1999 के संविधान में संरक्षित किए गए थे। तो मैंने आपको अनुच्छेद 25 तक का आपको बताया था, और वो 25 अनुच्छेद जो था वो कुल मिलाकर शरणार्थियों के लिए बहुत ही अभी सहायक साबित हुआ, जिसमें ये था कि आप किसी को भी देश से, किसी व्यक्ति को भी देश से जबरदस्ती निष्कासित नहीं किया जाएगा। और साथ में अगर कोई ऐसे देश से आया है जहां पर उसके खिलाफ उसको परसिक्यूट यानी उसको पीड़ित प्रताड़ित करने का की संभावना होगी, तो उस देश में ऐसे शरणार्थी को भी वापस नहीं भेजा जाएगा जबरदस्ती। जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 26, जिसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। अब इसके इसके तहत ये व्यवस्था दी गई है कि अपने व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार संपत्ति अर्जित कर सकेगा और संपत्ति रख सकेगा। स्विट्जरलैंड के संविधान में इस अधिकार की भी पूरी व्यवस्था है कि संविधान संपत्ति के अधिकार को के स्वामित्व और उसके अधिग्रहण को इसके स्वामित्व का पूरा की व्यवस्था की गई है, और अधिग्रहण राज्य द्वारा अधिग्रहण की स्थिति में उसे पूर्ण मुआवजा उस अपनी प्रॉपर्टी का दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 27 में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से अपना व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतंत्र रूप से अभिवृद्धि करने और आर्थिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने की स्वतंत्रता शामिल है, स्वतंत्रता दी गई है, और यह भी मौलिक अधिकार है। फिर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किसी भी संगठन से जुड़ने की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके द्वारा जो श्रमिक हैं उनको अपने नियोजकों अथवा अपने अलग संगठनों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी संगठन से जुड़ने का अधिकार होगा, और इसके लिए उन्हें संघ बनाने या उनमें सम्मिलित होने का भी अधिकार दिया जाएगा। विवादों का ऐसी स्थिति में जब विवाद होते हैं तो विवादों का निराकरण भी प्रायः मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन हड़ताल है या श्रमिक हड़ताल है या जो इस तरह की तालाबंदी है, वो तभी इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी जब वो श्रमिक हितों से संबंधित हो, है ना, और मध्यस्थता या शांति के प्रतिकूल न हो। लेकिन कुछ सार्वजनिक हित में हड़ताल और इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार सामान्य प्रक्रिया की गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई में समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और सभी पक्षों को सुना जाएगा, तभी निर्णय किया जाएगा। किसी पक्ष को बिना सुने निर्णय नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास अपनी कानूनी सहायता लेने की का साधन नहीं है, तो राज्य या सरकार उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी, जिसकी व्यवस्था अपन फ्री लीगल एड के रूप में देखते हैं भारत में भी। और सभी लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुफ्त कानूनी सलाह या सहायता भी प्रदान की जाएगी, है ना। फिर अनुच्छेद 29 में ही जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक अभिकरणों, न्यायिक सत्ता के द्वारा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यद्यपि संघ एवं कुछ कैंटन में अपवाद स्वरूप मामलों को न्यायिक कार्रवाई से अलग भी रखा गया है, मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, स्विट्जरलैंड के प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई प्राप्त करने का अधिकार होगा, न्यायिक कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार होगा,
और उसे यह अधिकार होगा कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालयों के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जो वैधानिक हो, है ना। और वो जो वो उसका अपना क्षेत्राधिकार हो, उसके द्वारा निर्णय लेने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी यानी कि सिविल सूट लाया जाता है तो उसे अधिकार होगा कि न्यायालय के द्वारा उसके निवास के निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई की जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके निवास स्थान के सबसे निकट के स्थान पर उसकी सुनवाई हो। और न्यायालय द्वारा मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से की जाएगी तथा निर्णय भी सार्वजनिक रूप से ही घोषित किए जाएंगे, है ना। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। फिर अनुच्छेद 31 में बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो एक याचिका है अनुच्छेद 32 के अंदर और अनुच्छेद 32 और 226 के अंदर भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की का अधिकार है वो स्विट्जरलैंड में अनुच्छेद 31 में दिया गया है। यानी कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसे सभी लोगों को जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो उन्हें अधिकार होगा कि उनकी समझ में आने वाली भाषा में बंदी बनाए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए और उन्हें ये अवसर दिया जाए कि वे अपने अधिकारों की मांग कर सके, है ना। और अपने निकटतम संबंधियों को सूचित कर सके इसके बारे में। जिन्हें भी निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा जाता है उन्हें भी अधिकार होगा कि उसे बिना किसी देरी के जज के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष लाया जाए और न्यायाधीश ये निर्णय करेगा कि उसका बंदीकरण जो है वो सही है या गलत है। यदि गलत है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, है ना। ये अधिकार एक तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए बहुत अहम है। इसे भारत में भी अनुच्छेद 32 226 के तहत अपनाया गया है। फिर अनुच्छेद 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान है कि जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता है तब तक उसे निर्दोषी माना जाएगा। यह भी भारत में इसका प्रावधान है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और उचित आपराधिक प्रक्रिया जिसका अधिकार इसमें है, प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को अधिकार होगा कि उसे उसके आरोपों के बारे में जब सबसे मतलब सब कम अति शीघ्रतम उसे विस्तार से जानकारी दी जाए जिससे कि उसे अपने बचाव का अवसर मिल सके। और दोषी व्यक्ति को भी अधिकार होगा कि वह उससे अपनी अपील उच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए कर सके और वहां पर उसे न्याय के लिए जाने का अधिकार होगा। फिर जो अनुच्छेद 33 के अनुसार याचिका का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 33 का प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपना जो संबंधित अधिकृत अधिकारी है वहाँ अपीलीय अधिकारी है वहाँ याचिका दायर करने का अधिकार होगा और जो याचिका करता है उसकी उस याचिका पर संज्ञान भी लिया जाएगा। और फिर अनुच्छेद 34 में राजनीतिक अधिकारों की चर्चा है जिसमें नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। राजनीतिक अधिकारों के तहत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये जो सभी मौलिक अधिकार हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में वो इसकी व्यापकता को दर्शाते हैं कि किस प्रकार वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए 1999 का स्विस संविधान तत्पर है। लेकिन यह भी सही है कि संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं वे असीमित नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 में किया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है। और मौलिक अधिकारों पर जो सीमा या प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो उनके उद्देश्यों के अनुपात में होने चाहिए। लेकिन मौलिक अधिकारों का जो जिस्ट है, जो कि मूल आधार है, वो उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, है ना। ये मौलिक अधिकारों के बारे में स्विट्जरलैंड में है। और हम सामान्य तौर पर देखें तो स्विट्जरलैंड में मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन जो है वो सक्षमता से हो, इसका प्रावधान भी स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 में ही कर दिया गया है और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और मौलिक अधिकारों का सम्मान करेगा और उनके क्रियान्वयन में सहयोग के लिए उनकी क्या व्यवस्था होगी। इसकी पूरी व्यवस्था जो है, इसकी पूरी बात जो है संविधान के अनुच्छेद
35 में कर दी गई है। तो बच्चों ये स्विट्जरलैंड के संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। आप इस मौलिक अधिकार के प्रावधान को विस्तार से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि बड़े प्रश्न के रूप में भी आ जाए और छोटे प्रश्न के रूप में भी हो। इसके बाद अपन स्विट्जरलैंड के संविधान के अन्य प्रावधानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड में जो संघीय व्यवस्था है, जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण है, उसके बारे में भी अपन विस्तार से